दोस्तों आज ड्रीम की इंटरप्रिटेशन पर जो किताब थी सिगमंड फ्रायड की, उस पर हम बात कर लेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट किताब थी वो, और कई हवालों से इम्पॉर्टेंट थी, इसलिए कि उससे कबल एक जनरल कॉन्सेप्ट तो ड्रीम के हवाले से यही था कि बड़ी मिस्टीरियस सी चीज़ है, और उसके बारे में उमूमी तौर पे समझा जाता था कि डिवाइन उसके पीछे एक फ़िलासफ़ी है कि साहब वो कुछ इशारे हैं कुदरत की तरफ से कि ये कुछ होने वाला है ज़िंदगी में, यानी मुस्तक़बिल की कोई चीज़ है जो उससे रिलेटेड है। लेकिन हमारे जो सिगमंड फ्रायड थे उन्होंने उसके बारे में बिल्कुल एक नया इंप्रेशन दिया और बताया कि नहीं, इसका ताल्लुक़ जो है उससे नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़ आपकी मेमोरी से है और आपके पास्ट एक्सपीरियंस से है, आपके अनकॉन्शियस से है, और इसकी अगर सही इंटरप्रिटेशन की जाए तो उससे बहुत सारे डायग्नोसिस भी सामने आ जाते हैं। तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट बुक है वो, उसको हम देख लेंगे कि फ्रायड क्या कहते हैं ड्रीम्स के हवाले से, और किस तरह से एक ड्रीम डेवलप होता है, क्या उसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, और किस तरह से उसकी इंटरप्रिटेशन होती है, और किस तरह से उसको समझकर हम इंसान की नफ्सियात के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। मगर इस मौजू पे जाने से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी बात हम हैप्पीनेस पे भी कर लें। हैप्पीनेस, इंसानी ज़िंदगी में खुशी कहाँ से आए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। असल में सवाल मेरे बेटे ने मुझसे पूछा था कि आर यू हैप्पी डैडी, मैंने कहा कि येस आई एम हैप्पी। तो उसने कहा कि आर यू टायर्ड, मैंने कहा येस आई एम टायर्ड टू। तो उसने कहा हाउ डज़ इट कनेक्टेड टू ईच अदर, तो ये मतलब कैसे कनेक्टेड है आपस में, कि आप न्यूरोलॉजिकली या फिज़िकली टायर्डनेस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी न्यूरोलॉजिकल, अगर आप यानी नर्वसली टायर्ड हैं, आप थक गए हैं, वो बहुत बड़ी थकन होती है। और दूसरी तरफ आप कह भी रहे हैं, आप क्लेम कर रहे हैं आप खुश भी हैं, तो ये बड़ी एक कॉन्ट्राडिक्शन की बात है, आपस में कनेक्ट नहीं होती नज़र आती है। तो इसके लिए मैंने जब इधर उधर नज़र दौड़ाई तो एक तो मुझे द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस याद आ गई, जो बर्ट्रैंड रसल की किताब थी, 1930 में उन्होंने लिखी थी, और दूसरा विजडम ऑफ लाइफ के हवाले से शोपेनहावर का जो नुक्ता नज़र है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो हम इन दोनों बातों को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आखिर ये फ़िलासफ़र्स क्या कहते हैं, और इसके मजमूई असर से हमें ये बात भी समझ में आ जाएगी कि क्या रिलीजन भी हमको हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। तो एक जनरली बात, एक आइडिया मिल जाएगा। जहाँ तक हमारे बर्ट्रैंड रसल की बात है, वो आपको याद ही होगा कि ब्रिटिश फ़िलासफ़र थे, 1872 में पैदा हुए थे, 1970 में उनकी डेथ हुई थी, और ना सिर्फ फ़िलासफ़र थे बल्कि मैथमेटिशियन भी थे, हिस्टोरियन भी थे, राइटर भी थे, सोशल एक्टिविस्ट भी थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे, एंटी वॉर पर वो खासे एक्टिव थे। जो मूवमेंट थी वियतनाम की जंग के ख़िलाफ़, वो खासे उन्होंने बात की थी उस ज़माने में, और तो और हिटलर के ख़िलाफ़ उन्होंने खासे वो एक्टिविस्ट थे, वो एथियस्ट थे, और बड़े खुलकर और बड़े ताकत से सामने आते थे। जेल भी गए थे फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के ज़माने में, नोबल लॉरिएट भी थे। तो बड़ी भरपूर ज़िंदगी हमारे बर्ट्रैंड रसल ने गुजारी। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी हमने डिस्कस किया था एक बार जब मैं कैनेडा वन टीवी पर था, और वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन ये भी मैंने एक बार डिस्कस किया था। तो ये तो किताबें उनकी मशहूर थी ही। उसके अलावा जो उनका जो फिनोमिनल काम था वो ऑन डिनोटिंग के नाम से जो पैराडाइम है फ़िलासफ़िकल, पूरी जो उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस उसके अंदर बड़ा अहम आर्टिकल है वो। तो हम बर्ट्रैंड रसल के इस वाले मौजू पर बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो शॉर्ट एंड स्वीट करेंगे बात। उन्होंने कहा कि कॉमन ऑब्स्टिकल्स क्या हैं हैप्पीनेस के, तो उन्होंने कहा दो हैं ऑब्स्टिकल्स। नंबर 1 इज़ द कॉम्पिटिशन ऑफ द वेस्टर्न लाइफ ऑफ दिस, लाइक वॉट एवर द वेस्टर्न क्या ईस्टर्न क्या, अब तो सारी दुनिया में एक कंपटीशन चल रहा है। तो कहते हैं कंपटीशन एक बुनियादी वजह है, और दूसरी चीज़ वही जो उस बच्चे ने पूछा था मुझसे, फटीक, कि फटीक जो है, ये दो बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं जो शो करते हैं, जो रिफ्लेक्ट करते हैं कि यू आर नॉट हैप्पी। कंपटीशन की मौजूदगी में इंसान खुश नहीं रह सकता। कंपटीशन इतना ज़्यादा वो कहते हैं बढ़ गया है कि ये इसकी एक मजहबी शक्ल बन गई है। मजहबी शक्ल के जैसे इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो मुझे वो मैक्स वेबर याद आ गए, जिन्होंने बाज़ाब्ता कैपिटलिस्ट जो एथिक्स है उसको कनेक्ट कर दिया प्रोटेस्टेंट जो फ़िक्र है उससे। बाइबल में भी कई जगह लिखा हुआ है कि कामयाबी जो है वो असल में गुडनेस की तरफ एक कनेक्शन को शो करती है। तो जो कामयाबी का जो सफ़र है, जो एक अंधाधुन कामयाबी का एक सफ़र शुरू हो गया है आगे बढ़ने का, और कंपटीशन का अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, अपनी कम्युनिटी में, हर चीज़ में, वो असल में खुशी से आपको दूर कर देता है, आपके अंदर की हैप्पीनेस को ख़त्म कर देता है। तो ये बात इन्होंने, एक पहला पॉइंट जो था उनका वो कंपटीशन के हवाले से था कि द बेसिक फैक्टर जो है जो आपसे खुशी छीनता है वो असल में यही है। और दूसरी चीज़ फटीग है
बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि फटीग जो है वो साइकोलॉजिकल फटीग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है फिजिकल फटीग से ज़्यादा, उसमें ज़्यादा आदमी थक जाता है। और फटीग होने का रीज़न क्या है? वो कहते हैं कि गलत चीज़ों को गलत वक्त पर गलत कामों को करना और गलत अंदाज से सोचना, ये सब चीज़ें जो होती हैं फटीग का सबब बनती है। अच्छा, इन्होंने अपना सोल्यूशन भी बताया। फॉर एग्जांपल कंपटीशन कॉल से बताया कि कंपटीशन किसी भी चीज़ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो किया जाता है उसके अंदर तो आपकी हैप्पीनेस चली जाती है। दूसरी जो है वो जो आपके फटीग है, वो जो आपकी जो थकन है, वो जो है वो असल में मेंटल जो आपका डिसिप्लिन है उससे दूर हो सकता है। अगर आप मेंटल डिसिप्लिन आदमी है तो आप उस प्रोसेस से निकल सकते हैं। उसके लिए वो कहते हैं कि जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आए जिसकी वजह से आप फील करें कि आप नर्वसली टायर्ड हो रहे हैं, तो आप उसको जूम आउट करें। जूम आउट इस तरह से करें कि ये जो वाक़या हो रहा है, जो कुछ भी जिसकी वजह से मैं थक रहा हूँ, क्या इसका क्या असर होने वाला है? क्योंकि फटीग जो है वो एंग्जाइटी से डेवलप होता है, और वो एंग्जाइटी जो है वो अगर आपकी किसी भी काम में डेवलप हो रही है, पॉल्पिटेशन डेवलप हो रही है और एक कंपटीशन की वजह से एक थकन आ रही है, तो आप ये सोचें कि 1 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 50 साल के बाद इसका क्या असरात आने वाले हैं। वट वुड अगर वो आपको लगे कि इसके कोई इफेक्ट्स डेवलप नहीं होने वाले, तो फिर उसके लिए बेजा परेशान होना बिल्कुल बेकार है। उसकी वजह से आप अपनी हैप्पीनेस को दूर कर रहे हैं अपने से। वो कौन से फैक्टर है? वो कहते हैं जो आपको फैसिलिटेट करते हैं लाइफ के अंदर खुशी को, उसमें पहला फैक्टर जेस्ट है। वो कहते हैं जेस्ट क्या है? जेस्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है लाइफ की फुलफिलमेंट में। जेस्ट का मतलब है अप्रिसिएशन, जेस्ट का मतलब है इंजॉयमेंट, कि आप वो काम करें जिससे आपकी ज़िंदगी में फुलफिलमेंट की फीलिंग आए, जिसमें आपके उसमें हॉबीज़ हैं, कोई भी हॉबीज़ हो सकती है। आप खेलना पसंद करते हैं, या आप पढ़ना पसंंद करते हैं, या आपको मूवीज़ पसंद आती है, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं जितनी ज़्यादा फैल सकती हैं फैलाएं और उससे खुशी हासिल कर लें आप। तो ये दैट्स व्हाट इट इज़। वो आगे एक और कहते हैं अफेक्शन है। अफेक्शन का मतलब ये है कि खुशी के लिए आपको काश्त करनी पड़ती है। इट्स जस्ट लाइक जैसे कि किसी किसान को खेत उगाना पड़ता है, बस उसके लिए फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ज़मीन जो होती है वो आपके दिल की होती है, कि आपका दिल जेनरस होना चाहिए, आप मोहब्बत करें, अफेक्शन होनी चाहिए, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप का एक एहसास होना चाहिए लोगों से, ना सिर्फ इंसानों से बल्कि दुनिया में कायनात से, हर शय से, नेचर से, एनिमल से, हर वो शय से जिसके लिए आप अपने दिल को खोल कर सामने लाएंगे, वो उतना ही ज़्यादा रिवर्स आपको जो है बहुत कैसे एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगा। मोहब्बत जो है वो इसी तरह से होती है कि आप थोड़ी करते हैं, ज़्यादा मिलती है इन रिटर्न। तो इफेक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, मगर वो कहते हैं कि इफेक्शन जो है ना वो फेक नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आप किसी को गले लगा रहे हैं तो दिल से गले लगाएं, क्योंकि वी ह्यूमन बीइंग आर वेरी स्मार्ट। हमें पता होता है कि गले लगाने का और बर्दाश्त करने का मतलब क्या है, इन दोनों बातों में फ़र्क क्या है। वो कहते हैं बीइंग इंड्योर्ड और बीइंग इम्प्रेस्ड के दरमियान जो डिफरेंस है वो ह्यूमन समझते हैं। तो रसल ने एक जगह लिखा भी है जुमला कि ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ caution in love is perhaps the most fatal to true happiness। यानी अगर आप मोहब्बत करने में एहतियात बरत रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा फैटल है, इसमें एहतियात मत बरतें, बस जस्ट गो विद द पॉजिटिव फीलिंग। तो वो कहते हैं कि अफेक्शन और जेस्ट ये 2 पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो आपकी हैप्पीनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, मगर इन सब मामलात में एक मॉडरेशन का रवैया भी ज़रूरी है, इन जनरल कहते हैं। तो ये एक इस आर्टिकल, इस किताब की जो मेजर फैक्टर्स थे वो ये थे जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस के अंदर बर्ट्रैंड रसल जिक्र कर रहे थे। एक तरफ जब ये बात आई तो दूसरी तरफ फिर मुझे विजडम ऑफ लाइफ भी याद आई, किसकी? हमारे आर्थर शोपेनहावर की, क्योंकि अब ये ज़रा ज़्यादा मुझे लगा कि माइल्ड है, थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहिए। तो उसमें शोपेनहावर हमें नज़र आते हैं। अच्छा, ये जर्मन फ़िलासफ़र है, आपको पता है, इनके बारे में कुछ बताता चलूँ आपको, रिवाइज़ हो जाएगा। 1788 में पैदा हुए थे, 1860 में इनकी डेथ हुई थी। 30 ईयर्स के जब ये थे, यानी 1818 में इन्होंने एक किताब लिखी, द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन, यानी इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, द वर्ल्ड एज विल एंड आइडिया। ये इनका फिनोमिनल वर्क था, जो फिलोसफिकल वर्क था। सिर्फ 30 साल के थे उस वक्त। ये फिनोमिनल के उन्होंने कहा था कि जो फिनोमिनल जो खुद वर्ल्ड है उसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो बड़ी ब्लाइंड और बड़ी इरेशनल है, और इट्स ऑल बेस्ड ऑन न्यूमेनॉन, लाइक एक नई तरह की चीज़। न्यूमेनॉन का मतलब ये था कि वो चीज़ जो हमारे सेंसेस से बाहर की है। तो न्यूमेनॉल जो एक मैनिफेस्टेशन है एक ब्लाइंड और इरेशनल विल की, उसको उन्होंने बयान किया था इस किताब के अंदर। और ये
पूरा का पूरा काम जो था वो जर्मन आइडियलिज्म के अपोजिट था। जर्मन आइडियलिज्म क्या का मतलब क्या कि वो जो ट्रांसडेंटल आइडियलिज्म जो हमारे कांट ने दी थी उसके अगेंस्ट था, उसके सामने आके खड़ा हुआ था। और इस तरह से इमैनुअल कांट ने जो बात कही थी उसके अगेंस्ट उन्होंने बात की थी। यानी ये उन्होंने तो एक स्पिरिचुअल बात कर दी थी इमैनुअल कांट ने। ये एथियज्म के हवाले से आए थे, ये दूसरी तरफ से आए थे, और एक पूरी पूरी एथिस्टिकल, मेटाफिजिकल, एक इथिकल, एक लॉजिकल, एक पूरा का पूरा मैनिफेस्टेशन दी थी, पूरी पूरी स्ट्रक्चर पेश किया था। तो यूँ ही इनका काम सामने आया था शोपेनहावर का। तो शोपेनहावर की और भी बहुत सी चीज़ें मशहूर थी, मगर उनमें जो मशहूर किताब थी ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, विल टू लिव बहुत इंपॉर्टेंट है, सफरिंग ऑफ वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लातादाद किताबें इनकी। शोपेनहावर क्या कहते हैं इस मौजू के ऊपर? वो कहते हैं द विजडम ऑफ लाइफ, इनका जो आर्टिकल था वो, उसमें उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जिसको हम ह्यूमन हैप्पीनेस कह रहे हैं। वो कहते हैं कि ह्यूमन हैप्पीनेस के अंदर जिस बात को हमें समझना चाहिए वो असल में 3 तरह की, वो कहते हैं ब्लेसिंग्स हैं, 3 तरह के बरक़ात हैं, 3 तरह की समझ लीजिए नेमतें हैं जो इंसानों को हासिल होती हैं। एक तो ब्लेसिंग दैट आर एक्सटर्नल टू सेल्फ, एक है ब्लेसिंग टू सोल, और एक है ब्लेसिंग टू द बॉडी। ये 3 इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग्स हैं। ये कहते हैं जो सबसे अहम बात है वो ह्यूमन पर्सनैलिटी की है। ह्यूमन पर्सनैलिटी सिर्फ उसकी अखलाकियात नहीं होती है कि वो किस तरह से ज़िंदगी को बरत रहा है। कहते हैं ह्यूमन पर्सनैलिटी पूरी की पूरी कंपोजिशन होती है, पूरा कंस्टिट्यूएंट होता है। उसके अंदर उसकी सबसे अहम चीज़ हेल्थ है, सेहत है, फिज़िकल और मेंटल हेल्थ है। दूसरी चीज़ और भी है, मसलन उसकी वेल्थ है कि उसके पास कितनी दौलत है, कितनी पोजीशन है। इसी तरह उसका ऑनर है, इसी तरह उसका नेचर है, इसी तरह उसकी इथिक्स भी हैं, अखलाकियात भी हैं, इसी तरह उसकी इंटेलिजेंस है, इसी तरह उसकी एजुकेशन है, इसी तरह उसकी ब्यूटी है, उसकी पावर है। ये सब चीज़ें मिलकर एक पूरी ह्यूमन पर्सनैलिटी बनाते हैं। तो वो कहते हैं ह्यूमन पर्सनैलिटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वही तयन करती है आपके हैप्पीनेस का। अब इसके अंदर इन्होंने एक के बाद एक चीज़ डिस्कस की है। वो कहते हैं कि सबसे पहली बात तो ह्यूमन हैप्पीनेस जो है वो डिपेंड करती है ऑन फिज़िकल हेल्थ एंड द गिफ्ट एंड द प्लेजर ऑफ द माइंड, कि कितने आप जिस्मानी तौर पर सेहतमंद है। ये बात बिल्कुल ऐसी है कि एक सेहतमंद फ़कीर जो है एक बीमार शहज़ादे से ज़्यादा खुश रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही वो कहते हैं कि अगर आप मेंटली तौर पर इंटेलेक्चुअल हैं और सोचने वाला आदमी है, फ़िक्र करने वाला आदमी है, तो मुमकिन है कि आपको वो जो मुस्तकिल तफरी और मूड और ऐशो आराम और ये सब चीज़ें उसकी ज़रूरत नहीं है। आपकी अपनी थिंकिंग प्रोसेस जो है, आपको मुस्तकिल जो सोचने का अमल जो है, वो जो फर्टिलिटी है वो आपको हैप्पी रखेगी। ये बात हमारे उन्होंने भी कही थी, अरिस्टोटल ने भी कही थी कि फ़िज़िकल और मेंटल जो मूवमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल मूवमेंट का मतलब है कि आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने आप को फिज़िकली हेल्दी रख रहे हैं, और मेंटल का मतलब है कि आप मुस्तकिल मेंटल काम कर रहे हैं, तो इस तरह से आप अपने आप को उस मूवमेंट में रख रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोनों सूरतों में हेल्दी हैं तो आप एक खुश आदमी, एक खुशी से भरपूर आदमी है, यानी आप खुशी को हासिल करने में कामयाब है। बिल्कुल ऐसे ही आगे जाकर लिखते हैं कि जब हम वेल्थ की बात करते हैं, दूसरी पॉइंट के योर वेल्थ विल डिटरमिन व्हाट यू एक्सपेक्ट इन लाइफ एंड मे बी इट विल ब्रिंग फ्रीडम टू। तो वो कहते हैं वेल्थ जो है वो ये तो आपको डिटर्मिनेशन देती है कि आप ज़िंदगी से क्या आपके इम्कानात हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, मगर बहुत देर तक नहीं। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप दौलत के पीछे भागते रहें तो आप खुश भी होंगे। बहुत मुमकिन है कि जब आप दौलत के पीछे जाते हैं तो उस ऑब्सेसिव बिहेवियर की वजह से आपके अंदर से खुशी निकल जाती है। तो ज़रूरी नहीं कि एक दौलतमंद आदमी और खुश आदमी भी हो। हाँ, दौलत से एक चीज़ ज़रूर हासिल होती है, वो ये कि आपको फ्रीडम मिल जाती है, कि आप औरों के मुकाबले में थोड़े ज़्यादा आज़ाद हो जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए वो इसका दूसरा नंबर देते हैं। कहते हैं हैप्पीनेस का दौलत से ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि इससे जो फ्रीडम मिलती है उससे आपको खुशी मिल जाती है, बस इससे ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। फिर उसके बाद वो अगले पॉइंट पर जाते हैं। वो कहते हैं वरिंग अबाउट रेपुटेशन इज़ पॉइंटलेस एंड इम्पीड योर पाथ टू हैप्पीनेस। वो कहते हैं कि जो लोग अपनी रेपुटेशन के हवाले से परेशान रहते हैं वो भी हैप्पीनेस उनकी ख़त्म हो जाती है। तो रेपुटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। उसकी वजह क्या है? वो कहते हैं क्योंकि रेपुटेशन का बराह रास्त ताल्लुक जो है वो अदर्स से है, दूसरे लोग इस बात की फिक्र कर रहे हैं, तो जो चीज़ दूसरों के हाथ में चली जाएगी तो वो हैप्पीनेस चली जाएगी। तो रेपुटेशन एक पॉइंटलेस चीज़ है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा।
फिर उन्होंने कई एक मिसालें भी दी एक साहब की कि किस तरह से एक आदमी है जिसको मौत की सज़ा मिलती है क्योंकि वो किसी ब्रिटिश किंग के मारने की साजिश में होता है, लेकिन वो आखिर वक्त तक वो इस बारे में परेशान रहता है कि मैं कैसे नज़र आ रहा हूँ, कैसे मैंने कपड़े पहने हुए, कैसे मैं और जिस वक्त उसको अपने बारे में सोचना चाहिए था। तो रेपुटेशन का ताल्लुक बराह रास्त अदर्स से है, इसलिए इससे हैप्पीनेस नहीं मिलती है। तो रेपुटेशन के बारे में आप फिक्रमंद मत होइए। प्राइड भी, अगला पॉइंट ये है, प्राइड इज़ पॉइंटलेस एंड रैंक इज़ शैम। इसका मतलब यह है कि ये जो प्राइड है, चाहे वो सेल्फ प्राइड हो या चाहे वो नेशनल प्राइड हो या चाहे वो रिलीजियस प्राइड हो, यानी जो भी प्राइड हम रखते हैं कि साहब ओ जी मेरा मुल्क सबसे अच्छा है, ओ जी मेरा मज़हब सबसे अच्छा है, ओ जी मैं सबसे अच्छा हूँ, ओ जी मेरी फैमिली सबसे अच्छी है, ओ जी मेरे बाप की क्या बात। ये जो प्राइड है ना, ये सब पॉइंटलेस है, इससे आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। ये पॉइंटलेस है वो कहते हैं। बिल्कुल इसलिए क्योंकि कोई भी आदमी किसी भी आदमी से बेहतर हो सकता है, तो आप कब तक मुकाबला करते रहेंगे, आपके अंदर से हैप्पीनेस चली जाएगी। कोई भी कौम दूसरी कौम से अपने आप को बेहतर समझती है, आप कब तक मुकाबला करते रहेंगे। कोई भी रिलीजन दूसरे रिलीजन से अपने आप को बेहतर ही समझता है, आप कब तक मुकाबला करते रहेंगे। तो ये सब पॉइंटलेस बातें, ये आर्टिफिशियल मामलात हैं सारे। बिल्कुल ऐसे ही जब ये आगे आते हैं रैंक के ऊपर, तो ये कहते हैं रैंक भी टोटल आर्टिफिशियल होता है, रैंक टोटल आर्टिफिशियल होता है। ये एक आर्बिट्ररी टर्मिनोलॉजी है, एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर जो सोसाइटी आपको देती है ताकि आपसे काम ले। आप डायरेक्टर हैं, आप चीफ हैं, चीफ ऑफ द मिनिस्टर्स हैं, आप वट एवर प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन ये सब जो रैंक्स होते हैं, किसी इदारे के सरबराह हैं, CEO हैं, ये सब आर्टिफिशियल आर्बिट्ररी टर्मिनोलॉजी है। इससे आप में से हैप्पीनेस निकल जाती है क्योंकि वो दूसरे लोग जो डिसाइड करते हैं। बिल्कुल ऐसे वो ऑनर पर आते हैं जब पर्सनैलिटी के पार्ट के ऊपर, तो कहते हैं ऑनर इटसेल्फ आपको हैप्पीनेस नहीं देता, क्योंकि ऑनर भी दो तरह का होता है। वो कहते हैं सब्जेक्टिव ऑनर, ऑब्जेक्टिव ऑनर। सब्जेक्टिव ऑनर तो ये है कि मेरी इज्जत मेरी नज़र में क्या है, ये पॉइंटलेस है। वो कहते हैं आप समझते रहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी जो है वो ऑब्जेक्टिव ऑनर है कि दूसरे लोग आपको कैसा समझते हैं, दूसरों की नज़र में आप बड़े अपने आप को, लेकिन वो दूसरों के हाथ में, जब वो चीज़ दूसरों के हाथ में तो आपको खुशी नहीं मिलेगी, फिर आप उनके खातिर। अब उन्होंने बताया कि ऑनर कई तरह के होते हैं, ना सिर्फ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑनर, तो एक जनरलाइज टर्मिनोलॉजी है, मगर दूसरी तरफ एक सिविक ऑनर होता है कि साहब इंसानों के राइट्स क्या हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के ऑफिशियल ऑनर्स होते हैं, यानी कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मिलिट्री मैन है, कोई लॉयर है, कोई टीचर है, कोई सोल्जर है। ये सब के सब ऑनर्स जो होते हैं ना, ये सोसाइटी के डेवलप किए होते हैं, ये आर्टिफिशियल ऑनर्स होते हैं, ये काम लेने के लिए डेवलप किए जाते हैं। बिल्कुल ऐसी सेक्चुअल ऑनर है कि ये फीमेल के राइट्स हैं, ये मेल के राइट्स हैं, या नाइटली ऑनर्स हैं, यानी किसी की आपने इंसल्ट कर दी तो ऑनर कम हो गया, किसी की आपने इज्जत बढ़ा दी तो उसका ऑनर बढ़ गया। ये सारे के सारे कह लेंगे, ये सब शोपेनहावर कहते हैं कि ये सब जो हैं ये आर्टिफिशियल हैं, ये सोसाइटी तैयार करती है, इससे खुशी निकल जाती है क्योंकि आप उसके लिए दूसरों के डिपेंडेंट होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही वो एक बात पर ज़रूर आते हैं, कहते हैं फेम ज़रूर एक हद तक आपके लिए खुशी का सबब बन सकती है, मगर वो एक ख़ास जुमला कहते हैं, डिज़र्व ट्रू फेम लेस्ट एंड इटर्निटी बट इट इज़ ओनली अ प्रोडक्ट ऑफ अंडरलाइंग पर्सनैलिटी। ये उस सूरत में ही होती है जब आपकी अंडरलाइंग पर्सनैलिटी इतनी भरपूर होती है कि आपको एक इटर्नल फेम मिल जाए, मगर वो इंटरनल फेम बहुत कम लोगों को मिलती है, वो सबको नहीं मिलती है। और जो शॉर्ट एरिया के और शॉर्ट टाइम की और शॉर्ट स्पैन की जो फेम होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो आज है कल गायब हो जाएगी। जैसे फिल्म स्टार्स की फेम हो गई, या स्पोर्ट्समैन की फेम हो गई, या किसी पॉलिटिशियन की फेम हो गई, ये शॉर्ट स्पैन होती है। आर्टिस्ट की ये फेम, अनलेस कि वो एटर्निटी की तरफ चले जाए कि साहब जैसे खुद शोपेनहावर है, जब तक दुनिया रहेगी उसका आदमी का नाम रहेगा फिलॉसफी की दुनिया में, या कोई बहुत बड़ा राइटर है उसने कुछ ऐसा लिख दिया है कि वो लाइफ लॉन्ग उसका नाम रह गया, वो एक अलग चीज़ है, मगर उसका ताल्लुक पर्सनैलिटी की ओवरऑल मेकिंग से है, उसका ताल्लुक किसी पर्टिकुलर की चीज़ से नहीं। फिर आगे शोपेनहावर कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर वो फेम आपके पास नहीं है तो आप परेशान रहें और आप अनहैप्पी हो जाएं, और बहुत सारे ऐसे मैनिफेस्टेशन, बहुत सारी ऐसे पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी होती है जो आपको खुशी दे सकती है। यू नीड टू बी वेरी क्लियर फॉर दैट पार्ट कि कौन सी चीज़ ऐसी है, कौन से ऐसे नोशंस हैं जो आपको, इन जनरल वो 3 बातों का अलबत्ता ज़रूर जिक्र करते हैं। यही 3 बातें जो अभी हमने की। पर्सनैलिटी के अंदर नंबर 1 हेल्थ है, फिजिकल एंड कॉग्निटिव हेल्थ, ये वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 प्रॉपर्टी के हवाले से कहते हैं कि इसका 2nd नंबर है, और वो सिर्फ फ्रीडम देती है, वो आपको हैप्पीनेस नहीं देती है। और फिर पोजीशन कहते हैं कोई आपको हैप्पीनेस नहीं देती। ये सब कहने की बात है, ये सब आपको बल्कि उल्टा स्ट्रेस देती है और आपसे हैप्पीनेस छीन लेती है। तो ये एक जनरल डिस्क्रिप्शन थी जो हमें शोपेनहावर दे रहे थे हैप्पीनेस के हवाले से। अब चलते चलते ब्रेक पर जाने से पहले आखिरी 2 जुमले, उसके बाद फिर हम आकर इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम पर बात कर लेंगे। रिलीजन
हमको क्यों नहीं हैप्पीनेस देता है, इसकी सिंपल रीज़न है। सिंपल रीज़न ये है कि हम अदर्स के हवाले होते हैं, यानी वो एक थ्योरी है कि हम खुदा के हवाले से हैं, जो मुस्तकिल आपको देख रहा है, जज कर रहा है आपकी एक्टिविटीज़ को, आपके काम को, तो आपके अंदर से हैप्पीनेस निकल जाएगी। फिर ऊपर से आपको गिल्ट दे रहा है कि आप गुनाह और सवाब का तसव्वुर है, तो आप बुरा काम करेंगे तो गुनाह की तसव्वुर के हिसाब के अंदर से हैप्पीनेस निकल जाएगी। तो जब कभी भी चीज़ें आपके कंट्रोल से निकल कर किसी और थर्ड पावर के कंट्रोल में चली जाएगी तो हैप्पीनेस चली जाएगी। ये बिल्कुल वही बात है जो अभी हमने इसमें भी जिक्र किया, फिलोसफिकल स्ट्रक्चर के अंदाज में शोपेनहावर ने बात की या हमारे बर्ट्रैंड रसल ने बात की। जब जब चीज़ें आपके हाथ से निकल कर दूसरे हाथ में चली जाती हैं तो हैप्पीनेस चली जाती है। और रिलीजन में यही होता है, आप अपनी तमाम चीज़ें निकाल कर अपने कंफर्ट जोन के खातिर खुदा के हवाले कर देते हैं या दूसरे आइडियोलॉजी के हवाले कर देते हैं जो आप पर मुस्तकिल कैमरा लगा कर बैठी हुई है, तो आपके पास हैप्पीनेस नहीं रहती, फ्रीडम भी चली जाती है, हैप्पीनेस भी चली जाती है। आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद और बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम के हवाले से। बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है, मुझे उम्मीद है कि आप इसे एंजॉय करेंगे। साथ साथ रहिएगा। अच्छा दोस्तों, आज इस प्रोग्राम को हम इतना ही रखते हैं। अब जो बुक है हमारी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, हम उसको अगले हफ्ते डिस्कस कर लेंगे या कोई नई किताब डिस्कस कर लेंगे। अभी इतना ही रखते हैं आज इस प्रोग्राम को, क्योंकि तवालत से हमें बचना चाहिए। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर हाजिर हो जाऊँगा मैं अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिएगा।